रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब का ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में इस पॉइंट पर आकर के बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो यहाँ पर समझेंगे कि इस मिस्टेक को कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं और साथ ही साथ इस डायग्राम को स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये ग्लास स्लैब का एक डायग्राम है जिसको हमने P, Q, R और S इन 4 पॉइंट से इस ग्लास स्लैब को रिप्रेजेंट कर रखा है। जब हम इस ग्लास स्लैब के थ्रू कोई भी लाइट रे इंसिडेंट करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार जो ग्लास स्लैब होती है वो कैसी दिखाई देती है। ग्लास स्लैब हमारी कुछ ऐसी दिखाई देती है। ये ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब है, ठीक है। इस तरीके से हमारी ग्लास स्लैब दिखाई देती है। तो ये हमारी ग्लास स्लैब है जिसके हमने चारों पॉइंट्स को P, Q, R और S से, चारों कॉर्नर को P, Q, R, S से रिप्रेजेंट कर रखा है। और इसके थ्रू हम एक लाइट रे इंसिडेंट करते हैं, हम एक लाइट रे को इंसिडेंट करते हैं। और यहाँ पर जो हमारी इंसिडेंट लाइट रे है वो ये है, ठीक है। इसको अगर हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करें O से और यहाँ पर लिख दें A, तो यहाँ पर हमारी जो लाइट रे है AO, ये हमारी कौन सी है? इंसिडेंट रे। क्या है? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होती है? जो कि किसी भी सरफेस पर पड़ती है, किसी भी सरफेस पर डालते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे बोलते हैं। उसके बाद क्योंकि ये ग्लास स्लैब है और ये ट्रांसपेरेंट है, तो इसमें क्या होता है? इस पॉइंट पर होता है रिफ्रैक्शन। क्या होता है? इस पॉइंट पर होता है रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन होने के बाद ये हमारी रे बनती है, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलते हैं हम इसको? रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्शन हुआ है क्योंकि, तो इस वाली रे को हम क्या बोलेंगे? इस वाली रे को हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। और ये वाली हमारी जो रे है वो है हमारी इंसिडेंट रे, ठीक है। इसको हम कोई मान के चलो, यहाँ पर O लिख दिया है हमने, यहाँ पर हम लिख देते हैं O डैश। तो O से लेकर के O डैश तक की जो रे है वो है हमारी रिफ्रैक्टेड रे। उसके बाद ये यहाँ से ऐसे इंसिडेंट हुई, फिर रिफ्रैक्ट हुई और फिर इस पॉइंट पर दोबारा से रिफ्रैक्ट हुई। इस वाली रे को हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। क्या बोलते हैं हम इसको? इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। तो ये पाथ बिल्कुल क्लियर हो गया। लाइट रे पहले ऐसे आई, फिर रिफ्रैक्ट हुई, फिर थोड़ी सी मुड़ी, फिर रिफ्रैक्ट हुई, फिर थोड़ी सी जो है नॉर्मल से दूर चली गई। ये हमारा जो है ग्लास स्लैब का एक डायग्राम है। इसको सबसे पहले कैसे बनाते हैं? हम पहले क्या कर लेते हैं? एक नॉर्मल रे को ड्रॉ कर लेते हैं। इस नॉर्मल रे पर हम क्या करते हैं? इस पॉइंट पर एक लाइन को ऐसे ड्रॉ करते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक तो ये बिल्कुल ठीक आती है। और यहाँ पर क्या होता है? ये थोड़ी सी रिफ्रैक्ट होती है क्योंकि ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। तो जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे में जाती है तो वो रिफ्रैक्ट करती है, यानी कि उसकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। हमने पढ़ा है कि भाई रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब लाइट रे आती है तो वो नॉर्मल की साइड को बेंड करती है। तो हमने इसकी डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज करा और इसको ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और ये जो हमारा पाथ है ये बिल्कुल स्ट्रेट पाथ है। हमें लगता है कि भाई लाइट रे बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसे नहीं जा करके वो थोड़ी सी बेंड हो गई। बेंड क्यों हो गई? क्योंकि लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आई है। और अब ये जो है स्लैब की दूसरी सरफेस पर टकराती है। यहाँ पर भी हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। और ये जो रे हम ड्रॉ करते हैं जिसको हम इमर्जेंट रे बोल रहे हैं, इस रे को हम इस वाली रे के बिल्कुल पैरेलली ड्रॉ करते हैं। इस वाली रे के बिल्कुल पैरेलल हम ड्रॉ करते हैं। जब ये हमारा डायग्राम अच्छा हो जाता है, काफ़ी सारे बच्चे यहीं पर प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं कि इस रे को ऐसे पैरेलल ना बना करके थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। वो ऐसा लगता है कि आगे चल करके वो मिल जाएगी, लेकिन ये जो दोनों रे हैं ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। और ये जो हमने डॉटेड लाइंस में बना रखा है इसको हम बोलते हैं एक्चुअल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे। एक्चुअल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, यानी कि इंसिडेंट रे का एक्चुअल पाथ। अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होती तो ये जो हमारी इंसिडेंट रे है ये एक्चुअली में ऐसे जाती, बिल्कुल स्ट्रेट जाती। क्योंकि ये ग्लास स्लैब हमने रख दी है, इसकी रखने की वजह से रिफ्रैक्शन हुआ और जो हमारी लाइट रे है उसकी जो डायरेक्शन है वो थोड़ी सी चेंज हो गई। तो ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई, और ये जो बाहर रे निकली है इसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे।
और अगर हम यहाँ पर मीडियम की बात करें तो यहाँ पर पहला मीडियम है जो कि एयर है, ये दूसरा मीडियम है जो गिलास है, और यहाँ फिर तीसरा मीडियम है जो कि फिर से एयर है। ये रेयर मीडियम बोल सकते हैं, इसको डेंसर मीडियम बोल सकते हैं, और इसको रेयर मीडियम बोल सकते हैं। तो ये वो वाला केस हुआ कि जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर में जाती है और फिर डेंसर से रेयर में जाती है, इसको हम वो भी कंसिडर कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें एंगल्स की, तो ये हमारी नॉर्मल रे है और ये हमारी इंसिडेंट रे, इसके बीच में एक एंगल बनता है। इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, काफ़ी बार ये एंगल्स आ चुके हैं। ये हमारी नॉर्मल रे है और ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, इसके बीच में एक एंगल बनता है जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं बोलना है, क्योंकि लाइट रे टकरा करके वापस नहीं गई है, लाइट रे टकराने के बाद इस मीडियम में से ही पास हो गई है। तो ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रहा। फिर यहाँ पर क्या होता है, ये वाला जो एंगल है नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच में, नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच में, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो हमारा नॉर्मल रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल होता है उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, जो कि ये रहा। ठीक है, इसको हम ई से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, इस एंगल को ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रहा हमारा डायग्राम। अब यहाँ पर एक टर्म आती है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या आती है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये वाली डिस्टेंस होती है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, इमर्जेंट रे और एक्चुअल पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे के बीच में एक जो 90 डिग्री की ये डिस्टेंस होती है, इसको हम बोलते हैं, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है उसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। यानी कि इस पाथ से, ये जो इस पाथ से लाइट रे आ रही थी वो अपनी जगह से कितना डिस्प्लेस हुई है, अपनी जगह से कितनी हटी है, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि इंसिडेंट रे के ओरिजिनल पाथ और इमर्जेंट रे के पाथ में एक डिस्टेंस बनता है, उसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सपोज करो ये हमारी इमर्जेंट रे है, ये वाला जो पोर्शन है ऊपर वाला बोर्ड का, और ये नीचे वाला जो बोर्ड का पोर्शन है ये हमारी जो है एक्चुअल पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद यहाँ पर इमर्जेंट रे की डेफिनेशन लिखी हुई है, द रे विच कम्स आउट ऑफ अ सरफेस और मटेरियल आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। एक ऐसी रे जो कि सरफेस से बाहर आती है रिफ्लेक्शन के बाद या रिफ्रैक्शन के बाद, उस रे को हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। अगर आप यहाँ पर देखो, ये हमारी इमर्जेंट रे है, ठीक है, ये हमारी कौन सी रे है? इमर्जेंट रे है। तो ये इमर्जेंट रे कब आती है? जब लाइट रे जो है रिफ्रेक्ट होकर के, एक बार यहाँ पे रिफ्रेक्ट हुई, एक बार यहाँ पर रिफ्रेक्ट हुई, उसके बाद जो हमारी रे बाहर आ रही है उस रे को हम बोल रहे हैं इमर्जेंट रे। एंगल ऑफ इमर्जेंस, द एंगल मेड बिटवीन द नॉर्मल एंड इमर्जेंट रे। नॉर्मल रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है, सपोज करो यहाँ पर ये हमारी इमर्जेंट रे है और ये हमारी नॉर्मल रे है, तो ये जो एंगल बन रहा है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? स्मॉल ई से। स्मॉल ई से इस एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस को हम एंगल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जिस प्रकार से हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ के आए हैं उसी तरीके से हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे।
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मिरर में था, लेकिन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो हमारा किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम पर अप्लाई होता है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि ये हमारी ग्लास स्लैब है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो इसमें क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन फॉलो होते हैं। और जो हमारा मिरर होता है, जैसे हमारा प्लेन मिरर है, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर जो कि स्फेरिकल मिरर होते हैं, उनमें हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, जैसे हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहले वाला लॉ था कि द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे। हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में था रिफ्लेक्टेड रे, लेकिन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हम पढ़ रहे हैं तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे, ऑल रे लाई इन द सेम प्लेन। तीनों की तीनों जो रे होती है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, वो सभी एक प्लेन पर लाई करती हैं। देखो ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारी नॉर्मल रे है और ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है। ये सभी तीनों की तीनों रे जो हैं एक ही प्लेन पर लाई करती है। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। पहले मुझे बताइए आप, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था? सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था, उसको माइंड में एक बार रिपीट करिए, माइंड में रिपीट करो। वो लॉ क्या था? वो लॉ ये था कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? अगर हम यहाँ पर देखें, ये हमारी नॉर्मल रे है, यहाँ पर हमारी रे जो है इंसिडेंट हुई है, ठीक है। अगर ये एंगल हमें इस वाले के बराबर रखना है तो ये रे बिल्कुल इस स्ट्रेट लाइन में पास होनी चाहिए, लेकिन ये रे इस स्ट्रेट लाइन में पास नहीं होती है। इसलिए ये वाला एंगल हमारा अलग होता है और ये वाला एंगल हमारा अलग होता है। एंगल आई अलग होता है, एंगल आर अलग होता है। तो यहाँ पर वो लो रिफ्लेक्शन वाला फॉलो नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या कहता है ये लो? ये कहता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction is constant. The ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant. मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि जो हमारे ये जो एंगल बने हैं, इनका अगर हम साइन के साथ, साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, अगर हम साइन के साथ इनका रेशियो लेते हैं तो वो हमेशा कांस्टेंट आता है। मतलब क्या है, इसको अब बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं एक बार फिर से। देखो जो साइन वर्ड है, ये साइन वर्ड का मतलब क्या होता है? जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में हमारी तीन साइड होती है, ये हमारी हाइपोटेनस होती है, ये हमारी परपेंडिकुलर होती है और ये होती है बेस। तो यहाँ पर जो साइन है, इस साइन का मतलब क्या होता है? साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यानी कि परपेंडिकुलर को अगर हम हाइपोटेनस से डिवाइड देते हैं तो हमारे साइन आता है, ठीक है। परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? साइन आता है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो आई है और जो आर है, ये हमारे एंगल है। तो जो साइन ले रखा है वो एंगल के साथ ले रखा है। यानी कि यहाँ पर मान के चलो हमारे पास वैल्यूज होती है कि भाई साइन आई अपॉन साइन आर जो है, आई की वैल्यू जो है 30 डिग्री है और आर की वैल्यू जो है 40 डिग्री है। इनकी वैल्यूज होती है एग्जैक्ट, वो हम वैल्यू पुट करते हैं कि मान के चलो साइन 30 और साइन 45, इनकी कोई वैल्यूज होगी, मान के चलो वैल्यू है इसकी साइन 30 की 3/2 और साइन 45 की वैल्यू है 2/3। तो इन वैल्यूज़ को हम जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। क्या वैल्यू आती है? कांस्टेंट वैल्यू आती है। मान के चलो इनकी जो वैल्यूज आएंगी 3/2 इंटू 3/2। इस तरीके से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 9/4, ठीक है। क्या आएगा? 9/4। तो ये जो वैल्यू आएगी ये हमेशा कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट का मतलब है बस एक न्यूमेरिकल वैल्यू, 1 2 3 4 5 या 0 पॉइंट समथिंग, है ना, 3 पॉइंट समथिंग, इस तरीके की जो वैल्यूज होती हैं वो कांस्टेंट वैल्यूज कहलाती है। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है कि साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। इस लॉ को हम स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। इस लॉ को हम स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इस लॉ को स्नेल नाम का साइंटिस्ट था,
उसने दिया था, उस साइंटिस्ट के नाम पर इस लॉ का नाम जो है स्नेल्स लॉ पड़ा था। ठीक है, अगर हम इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, अक्सर पेपर में काफ़ी बड़ी क्वेश्चन आता है कि स्नेल्स लॉ को मैथमेटिकली एक्सप्लेन करो। तो स्नेल्स लॉ को मैथमेटिकली एक्सप्लेन करने का मतलब ये है कि आप ये पूरी की पूरी एक स्टेटमेंट लिखोगे और उसके बाद ये लिखोगे फॉर्मूला साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस ये बात समझनी है कि साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होता है, साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होता है, जब हम डिवाइड करते हैं नॉर्मली उसको रेशियो बोल देते हैं, तो साइन आई साइन आर का जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। यही हमारा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, या यही हमारा स्नेल्स लॉ कहलाता है। अब है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे हमने इस वीडियो से पहले वाली वीडियो में मैग्नीफिकेशन के बारे में बात करी थी। मैग्नीफिकेशन क्या था? मैग्नीफिकेशन हमें बताता है कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो इमेज बनी है वो कितनी ज़्यादा मैग्नीफाई हुई है, यानी कि वो कितनी ज़्यादा उसका साइज बढ़ा है या उसका साइज कम हुआ है या उसका साइज बराबर है, वो हमें मैग्नीफिकेशन बताता था। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ थोड़ा सा ऐसा ही है, लेकिन ये अलग चीज़ें बताता है। ये क्या बताता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता है कि भाई लाइट जो है जब इस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आई है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आई है, तो इस मीडियम में आने पर ये लाइट कितनी बैंड हुई है वो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है? जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट कितनी बैंड हुई है, ये हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स gives an indication of the light bending ability of that medium। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक इंडिकेशन देता है कि जिस मीडियम में लाइट गई है, जिसने उस लाइट को कितना बेंड किया है, ये हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम काफ़ी बार जो है एन से भी डिनोट कर देते हैं और काफ़ी बार इसको म्यू से भी डिनोट कर देते हैं। इसको हमने पढ़ा है 9th क्लास में, AMU हम बोलते थे, म्यू बोल देते हैं काफ़ी बार। एटॉमिक मास यूनिट का रिप्रेजेंटेशन भी यही होती है। 9th क्लास में जब हम पढ़ते थे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बात लिखी हुई है कि जैसे मैग्नीफिकेशन की कोई भी यूनिट नहीं थी, मैग्नीफिकेशन की कोई भी ऐसा यूनिट नहीं हुआ करती है, ऐसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की भी कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम या तो एन से डिनोट कर देते हैं या म्यू से डिनोट कर देते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एन, ठीक है, म्यू भी हम लिख सकते हैं, NCERT में एन लिखा हुआ है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो है N21 इक्वल टू V1 अपॉन V2। मतलब क्या है इसका, इसको समझो। N का मतलब तो है यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 2 का मतलब है सेकंड वाला मीडियम और 1 का मतलब है फर्स्ट वाला मीडियम। ठीक है, V1 का मतलब है कि पहले वाले मीडियम में स्पीड, यानी कि किसकी? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। V1 का मतलब क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। और V2 का मतलब क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। पहले वाले मीडियम में लाइट की स्पीड, दूसरे वाले मीडियम में लाइट की स्पीड। तो ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है। इसको हम कैसे पढ़ते हैं कि जब लाइट रे पहले मीडियम से दूसरे में जाती है, लाइट रे पहले वाले मीडियम से दूसरे वाले मीडियम में जाती है तो उसका फॉर्मूला होता है V1 अपॉन V2। जब लाइट रे दूसरे वाले मीडियम से पहले वाले में जाती है, इसको ऐसे पढ़ते हैं, जब लाइट रे सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जाती है तो V2 अपॉन V1, ये फॉर्मूला जो है हम लगाते हैं। यहाँ पर समझते हैं डायग्राम से। सपोज करो लाइट रे इस पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है, लाइट रे पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है, तो हम क्या करते हैं? हम इस वाले फॉर्मूले को लगाएंगे V1 अपॉन V2 को। अगर लाइट रे दूसरे मीडियम से पहले मीडियम में जाती है तो फिर हम इस वाले फॉर्मूले को लगाएंगे N12 इक्वल टू V1 अपॉन V2। यहाँ पर V1 का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड V2 का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या बताता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता है कि लाइट जिस मीडियम में गई है उस मीडियम की
लाइट को बेंड करने की कितनी एबिलिटी है, उसके पास कितनी ताकत है, कितनी पावर है कि वो लाइट को बेंड कर सकता है, या लाइट को वो कम बेंड कर रहा है या ज़्यादा बेंड कर रहा है। बेसिकली वो बात हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हमारा दो टाइप का होता है, जिसमें पहला है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिंपल भाषा में अगर हम समझे, इसका मतलब ये है कि जब लाइट रे वैक्यूम या एयर से किसी दूसरे मीडियम में जाती है, जब लाइट रे वैक्यूम या एयर से किसी दूसरे मीडियम में जाती है, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं कि लाइट रे जो है वैक्यूम से, वैक्यूम बोल दो या एयर बोल दो, ठीक है, नॉर्मली इन दोनों में जो लाइट की स्पीड होती है वो सेम होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जब लाइट रे वैक्यूम या एयर से किसी दूसरे मीडियम में जाती है, अब वो दूसरा मीडियम क्या हो सकता है, वो दूसरा मीडियम ग्लास हो सकता है, वो दूसरा मीडियम ऑयल हो सकता है, वो दूसरा मीडियम वाटर हो सकता है, वो दूसरा मीडियम जो है पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, कोई भी हम मीडियम ले सकते हैं। तो जब लाइट रे वैक्यूम से ग्लास, ऑयल, वाटर, पेट्रोल इन सभी वाले मीडियम में जाती है, तो हम उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। यानी कि बेसिकली जो पहले वाला मीडियम है वो एयर और वैक्यूम होना चाहिए। सेकंड है हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और जो हमारा दूसरा मीडियम है वो एयर और वैक्यूम नहीं होना चाहिए। क्या कह रहा है ये, जब लाइट रे हमारी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और जो हमारा सेकंड मीडियम है वो हमारा एयर और वैक्यूम नहीं होना चाहिए। सपोज करो यहाँ पर हमारा पहला मीडियम है वाटर और दूसरा मीडियम है ऑयल, तो ये कह रहा है लाइट रे इस मीडियम से इसमें तो जानी चाहिए, लेकिन ये जो हमारा सेकंड वाला मीडियम है इसमें एयर या वैक्यूम नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब ये एयर या वैक्यूम नहीं रहेगा तो हम ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बस दो ही बात बता रखी है कि भाई अगर पहले वाला मीडियम एयर और वैक्यूम हुआ, वहाँ से लाइट किसी दूसरे मीडियम में गई, तो वो हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और जब हमारा पहला कोई मीडियम होता है और पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है और दूसरा मीडियम हमारा एयर और वैक्यूम नहीं होता, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो होता है हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इन दोनों में बस थोड़ा सा ये ही डिफरेंस है। ये हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज, यानी कि जो हमारे जैसे चश्मे हैं, चश्मे में लेंस लगे हुए हैं, लेंस भी अलग अलग टाइप के होते हैं, कॉनकेव लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, जैसे हमारे कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर थे, ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे उन लेंस के बारे में। तो ये वीडियो आज के लिए काफ़ी है। अब इसको तुम क्या करो, अपनी कॉपी में, नोटबुक में या जो भी नोट्स आप बना रहे हो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे तरीके से नोट्स बनाओ और नोट से ही आपका जो है सारा काम हो जाएगा, क्योंकि नोट से ही आप रिवीजन अच्छे तरीके से कर सकते हो। ऐसे वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, नोट्स लगातार बनते रहने चाहिए, लगातार उनका रिवीजन होता रहना चाहिए, जब भी आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हो।